नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर पार एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। शुरुआत कर रहे हैं आज राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसमें पढ़ रहे हैं हम थार का मरुस्थल। तो आज हम पढ़ेंगे मरुस्थल निर्माण के कारण। मरुस्थल के निर्माण के क्या क्या कारण है, किस कारण से मरुस्थल का निर्माण हो रहा है, निर्माण हुआ है। पहला है भौतिक कारण, दूसरा है मानवीय कारण। भौतिक या जो प्राकृतिक कारण है उसके अंतर्गत पहला है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन होने से मरुस्थल का निर्माण हुआ है। वर्षा की अनियमितता, नियमित रूप से वर्षा का न होना, किसी वर्ष बहुत अधिक वर्षा होना, दूसरे वर्ष अकाल पड़ जाना। वर्षा की अनिश्चितता, निश्चित नहीं है बरसात कि कब होगी, समय पर वर्षा का न होना। खंड वृष्टि, किसी क्षेत्र विशेष में कुछ भागों में अच्छी वर्षा का होना, अन्य भागों में वर्षा का न होना। मानवीय कारणों की बात करूं, जनसंख्या दबाव, लगातार जनसंख्या बढ़ने से, अतिचारण, वनोन्मूलन, शहरीकरण, औद्योगिकरण, ये सभी मानवीय कारण हैं। जनसंख्या दबाव के कारण विभिन्न प्रकार की अवसंरचनाओं का निर्माण करना पड़ता है, जिससे पेड़ पौधे आदि बड़े स्तर पर काट दिए जाते हैं। रेल लाइन है, सड़क मार्ग है, कल कारखाने हैं, मनुष्य के निवास करने के लिए मकान हैं, विद्यालय हैं, उनके लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं। अतिचारण, पशु अत्यधिक मात्रा में अविरल रूप से चरते हैं, जिस कारण से वनस्पति नष्ट हो जाती है। वनोन्मूलन, वनों को नष्ट करना, काटना आदि से भी। शहरीकरण, लगातार जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ने से, तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि होने से शहरीकरण का बढ़ना, शहरों का प्रभाव क्षेत्र लगातार बढ़ता चला जा रहा है। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण की तीव्र प्रक्रिया के कारण से भी, जगह जगह कल कारखाने खुलने से भी पेड़ पौधे आदि वृद्ध पैमाने पर काट दिए जाते हैं, वहाँ पर कल कारखानों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से भौतिक तथा मानवीय कारण है अनेक, जिसके कारण मरुस्थल का निर्माण हुआ। अब देखेंगे मरुस्थल प्रसार रोकथाम कार्यक्रम, कौन कौन से कार्यक्रम हैं सरकार द्वारा संचालित, जिसके कारण मरुस्थल के प्रसार पर रोकथाम लगाई गई है या प्रयास हो रहे हैं। इस क्षेत्र में पहला प्रयास सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। शुरुआत होती है 1976-75 में। 8 जिलों में शुरुआत में ये कार्यक्रम प्रारंभ होता है। वर्तमान में 11 जिलों में, जो मरुस्थलीय जिले हैं, उनमें सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम संचालित हैं। वित्त अनुपात या बजट की बात करूं तो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य 75-25 के अनुपात में वित्त अनुपात बांटा गया है। उद्देश्य की बात करूं, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सूखे के प्रभाव को कम करके अर्थव्यवस्था में सुधार करना, इसका एक मुख्य उद्देश्य है। अगला है मरु विकास कार्यक्रम, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम। शुरुआत होती है 1977-78 में। 11 मरुस्थलीय जिलों में प्रारंभ होता है। वर्तमान में 16 जिलों में यह कार्यक्रम संचालित है। वित्त अनुपात 75-25 में केंद्र व राज्य सरकार के मध्य बजट का आवंटन किया गया है। उद्देश्य क्या है? बंजर भूमि को समन्वित करके कृषि कार्यों के योग्य बनाना,
मरु विकास कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आशा करता हूँ कि आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम शुरुआत होती है 10 जिलों में 1992-93 में। वर्तमान में 18 जिलों में यह कार्यक्रम संचालित है। केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है। बजट आवंटन 75-25 के अनुपात में। उद्देश्य बंजर भूमि को समन्वित करके कृषि कार्य के योग्य बनाना। अगला है काजरी, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। स्थापना 1959 में। अमेरिका तथा यूनेस्को के सहयोग से इसकी स्थापना होती है। उद्देश्य तथा कार्य मरुस्थल के प्रसार को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। मुख्यालय इसका जोधपुर राजस्थान में। क्षेत्रीय कार्यालय इसके 5 हैं। पाली, बीकानेर, जैसलमेर, भुज गुजरात, लेह लद्दाख आदि में इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। अगला है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी जोधपुर। स्थापना 1985 में केंद्र सरकार के द्वारा होती है। इसके प्रमुख उद्देश्य तथा कार्य मरुस्थल में शुष्क वनस्पति का विस्तार करना, अर्थात ऐसी वनस्पति लगाना जो सूखे को सहन कर सके, मरुस्थल के प्रभाव को कम कर सके। मुख्यालय इसका जोधपुर है। इसका कोई भी क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। अगला जल संरक्षण की विधियाँ। जल संरक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। जल संरक्षण की पहली विधि है परंपरागत जल संरक्षण की विधियाँ, जो परंपरागत रूप से काफ़ी लंबे समय से अपनाई जा रही हैं। उन्हें परंपरागत जल संरक्षण विधियाँ कहा जाता है। पहला है नाडी, एक प्रकार का पोखर जिसमें वर्षा जल संचित होता है, उसे नाडी कहा जाता है। नाडी का मुख्य प्रयोग है ओसिया जोधपुर में किया जाता है। परंपरागत जल संरक्षण की विधियाँ, पहला है नाडी। सर्वाधिक मात्रा में ओसिया जोधपुर में नाडियाँ देखने को मिलती हैं। यह एक प्रकार का पोखर होता है, तालाब होता है, जिसमें वर्षा जल संचित होता है। तो पहला हो गया नाडी। सेकंड खडीन। खडीन है काफ़ी महत्वपूर्ण। खडीन जैसलमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये पालीवाल ब्राह्मणों की देन है। पालीवाल ब्राह्मण है, इनके द्वारा सबसे पहले इनको काम में लिया गया। इस कारण से इनकी पहचान बनी हुई है पाली ब्राह्मणों के द्वारा। कृषि भूमि के ढाल के विपरीत दिशा में मिट्टी का बांध बनाकर जल संग्रह किया जाता है। ये एक प्रकार की प्लाया झीलें होती हैं खडीन। तो खडीन सर्वाधिक मात्रा में। अगला है टांका या कुंड। इसका निर्माण है खेतों में, घरों में, गढ़ तथा किलों में। वर्षा जल का संग्रहण हेतु किया जाता रहा है प्राचीन काल से ही। समस्त जो मरुस्थलीय जिले हैं उनमें टांका या कुंड देखने को मिलते हैं, जिसमें वर्षा का जल है स्टोर किया जाता है। टांका या कुंड जिसे कहा जाता है। अगला है सर, सरोवर या जोहड़। शेखावाटी क्षेत्र है, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू। इन क्षेत्रों में कच्चे या पक्के कुओं का निर्माण है, जल प्राप्ति हेतु किया जाता है। तो इन कच्चे पक्के कुओं को सर, सरोवर या जोहड़ कह दिया जाता है। जल संरक्षण हेतु इनका उपयोग किया जाता है। टोबा, 4 सीमावर्ती मरुस्थलीय जिलों के अलावा शेष 8 मरुस्थलीय जिलों में टोबा का उपयोग जल संरक्षण हेतु किया जाता है।
टोटल 12 मरुस्थलीय जिले हैं, जिनमें 4 मरुस्थलीय जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इनके अलावा जो शेष 8 मरुस्थलीय जिले हैं, इनमें टोबा का उपयोग है जल संरक्षण हेतु किया जाता है। बावड़ी बावड़ी है, इसका उपयोग संपूर्ण राजस्थान में ही जल संरक्षण हेतु किया जाता है। झालरा झालरा का उपयोग सर्वाधिक जोधपुर में जल संरक्षण हेतु किया जाता है। कुई या बेरी कुई या बेरी है, इसका सर्वाधिक उपयोग जल संरक्षण हेतु सीमावर्ती मरुस्थलीय जिले हैं, बीकानेर है, गंगानगर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। इन क्षेत्रों में कुई बेरी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। नाडा शेखावाटी के अंतः प्रवाही जो क्षेत्र हैं, उनमें निर्मित कच्चे जल स्रोतों को नाडा कहा जाता है। अंतः प्रवाही क्षेत्र वे होते हैं जिन प्रदेशों में नदियाँ किसी सागर में या जल स्रोत में मिलने से पूर्व ही लुप्त हो जाती हैं। तालाब, झील, नेहटा, नेष्टा, ये वर्षा जल संरक्षण की विधियां हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वर्षा जल संरक्षण की विधियां हैं और ये हमने पढ़ी। 9 ये परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं, परंपरागत रूप से जिनका उपयोग प्राचीन समय से ये लोग करते आ रहे हैं। देखिए, कोई मुख्य तालाब है, उसका ढाल नुमा जो क्षेत्र है, ये कोई मुख्य तालाब है, इसका ढाल नुमा इतना क्षेत्र है जिसे आगोर या पायतान या मदार कहते हैं। इसका जो जल है, चारों ओर का जल है, इसे ढाल नुमा भूमि से होकर के इस तालाब में एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है। इस ढाल नुमा भूमि को, क्षेत्र को आगोर कहा जाता है, पायतन कहा जाता है या मदार भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर कोई छोटा एक तालाब है, जिस माध्यम से जल स्थानांतरित करते हैं, इसमें जब अधिक मात्रा में जल इकट्ठा हो जाता है तो जिस माध्यम से, कोई भी माध्यम है, कोई नाली है, नदी है, इनके माध्यम से अन्य स्रोत में जब जल है इसका स्थानांतरित करते हैं तो उसे नेहटा या नेष्टा कहा जाता है। ये कोई बड़ा तालाब है, इसमें जल की मात्रा अधिक हो गई तो कोई भी माध्यम, नाली निकाल करके, नदी निकाल करके अन्य स्रोत में जब जल पहुंचाया जाता है तो उसे नेहटा या नेष्टा कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सूखा या अकाल से संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं? सूखा तथा अकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, बात करेंगे। 1999 से सन 2000 स्वतंत्रता बाद राजस्थान में अकाल रहित वर्ष से 1999 से सन 2000, मतलब 1999-2000 है। वह आज़ादी के बाद राजस्थान में अकाल रहित वर्ष है। आज़ादी के बाद केवल 1999-2000 इस वर्ष है, अकाल नहीं पड़ा। तो एकमात्र जो अकाल रहित वर्ष है आज़ादी के बाद, वह कौन सा है? 1999 सन 2000 है, वह अकाल रहित वर्ष है। अगला है खेड़ाऊ या गोठू खेड़ाऊ या गोठू। अकाल के समय मवेशियों को अन्य प्रदेशों की ओर चारे की खोज में जाने वाला व्यक्ति मवेशियों को लेकर के अन्य प्रदेशों में जाता है चारे की खोज में, उस व्यक्ति को खेड़ाऊ कहा जाता है। जब अकाल पड़ता है तो मवेशियों को लेकर के अन्य प्रदेशों की ओर जो चारे की खोज में जाने वाला व्यक्ति है, उसे खेड़ाऊ या गोठू कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने सूखा तथा अकाल को प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी। कर्नल टोड थे, इन्होंने सूखा व अकाल को प्राकृतिक रोग कहा, प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी। अगला है
अकाल राहत कार्यों के तहत बनने वाली देश की प्रथम झील राजसमंद झील 1662 में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में। अकाल राहत कार्यों के तहत संपूर्ण देश में बनने वाली प्रथम झील कौन सी? तो राजसमंद झील है। दूसरी है फोय सागर झील अजमेर। ये दोनों झीलें ही हैं। इनका निर्माण है अकाल राहत कार्यों के तहत किया गया था। देश की प्रथम झील अकाल का राहत कार्यों के तहत बनने वाली राजसमंद झील राजसमंद में 1662 में। दूसरी झील है फोय सागर झील अजमेर में। ये दोनों अकाल राहत कार्यों के तहत बनने वाली झीलें हैं। अकाल के समय लोगों को राहत देने के उद्देश्य से किए गए कार्य अकाल राहत कार्य कहलाते हैं। अगला है सन 2002-2003 का अकाल वृहद काल मैक्रोड्रोट 100 वर्षों का सबसे भीषण काल रहा। सन 2002 में जो अकाल पड़ा वह 100 वर्षों के समय अंतराल में पड़ने वाला सबसे भीषण भयंकर अकाल था। 1999 1900 ईस्वी विक्रम संवत 1956 में पड़ने वाले अकाल को छप्पन्या अकाल नाम दिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछ लिया जाता है। छप्पन्या अकाल कब पड़ा? तो ईस्वी सन 1899 1900 विक्रमी संवत 1956। अन्नकाल जलकाल त्रिकाल अकाल 3 प्रकार के होते हैं। अन्नकाल जलकाल व त्रिकाल। अब आगे पढ़ते हैं। बनावट तथा संरचना की दृष्टि से थार के मरुस्थल का वर्गीकरण। थार का मरुस्थल है उसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। रेतीला मरुस्थल या शुष्क मरुस्थल। दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल या बांगर मरुस्थल। पढ़ते हैं पहला भाग रेतीला मरुस्थल या शुष्क मरुस्थल। इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। दूसरा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। नाम से स्पष्ट है बालू का स्तूप मुक्त वह प्रदेश जिसमें बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं उसे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा जाता है। संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र के लगभग 41.50% भूभाग के ऊपर क्या है? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पाया जाता है जिसे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा जाता है। दूसरा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कि वह प्रदेश वह क्षेत्र जिसमें बालू का स्तूप पाए जाते हैं अधिक मात्रा में उन्हें बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहा जाता है। संपूर्ण मरुस्थल के 58% या कह सकते हैं 58.50% भूभाग के ऊपर क्या है? बालू का स्तूपों का विस्तार देखने को मिलता है। आगे है अर्ध शुष्क मरुस्थल या बांगर मरुस्थल है। इसको पुनः 4 भागों में बांटा गया है। लूनी नदी का जो मैदान है लूनी का मैदान जिसे गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गोडवाड़ प्रदेश किसके अंतर्गत आता है? तो थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है। अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आता है। दूसरा है शेखावाटी तोरावाटी प्रदेश। तीसरा घग्गर का मैदान। चौथा है नागौरी उच्च भूमि। देखिए ये हमारा संपूर्ण राजस्थान है। संपूर्ण राजस्थान है इसको 2 भागों में बांटने वाली रेखा है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। राजस्थान को 2 भागों में 2 समान भागों में पूर्वी राजस्थान तथा
पश्चिमी राजस्थान में डिवाइड करती है, बांटती है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश या शुष्क रेतीला प्रदेश दो भागों में बांटती है। तीसरी एक रेखा है 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो जैसलमेर को दो भागों में बांटती है, पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। तो पढ़ेंगे एक एक को विस्तार से। पहला है 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहाँ से गुजरती है? जैसलमेर से गुजरती है। जैसलमेर को दो भागों में बांटती है। थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। भारत व पाकिस्तान को विभाजित करती है 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। रेड क्लिफ जो रेखा है, रेड क्लिफ लाइन है, उसके समानांतर गुजरती है। रेड क्लिफ लाइन है भारत व पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है। राजस्थान व पाकिस्तान को विभाजित करती है 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तथा जैसलमेर को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बारे में आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्या है? जो थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। ये थार का मरुस्थल है, ये इसकी पूर्वी सीमा, ये हो गई इसकी पश्चिमी सीमा। तो थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। भारत व पाकिस्तान को डिवाइड करती है 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। भारत व पाकिस्तान के मध्य विभाजन का कार्य करती है। जैसलमेर में स्थित 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा रेड क्लिफ के समानांतर गुजरती है। रेड क्लिफ भारत व पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है। उसके समानांतर, उसके पैरेलल ये रेखा गुजरती है 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। राजस्थान वह पाकिस्तान को विभाजित करती है। जैसलमेर क्या है? सीमावर्ती एक जिला है। तो ये भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने का कार्य करती है। जैसलमेर को दो भागों में बांटती है 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है बहुत बार। 50 सेंटीमीटर है, ऑप्शन में आता है 500 मिलीमीटर। 25 की जगह 250 10 की जगह 100 तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मिलीमीटर भी दिया हुआ आ सकता है। तो देखो, वर्षा मापन सेंटीमीटर में होता है। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए एक शून्य जोड़ दिया जाता है, और यदि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो एक शून्य हटा दिया जाता है। याद रखना, इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से आ चुका है। एग्जाम में पूछे यदि कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, इसकी जगह आपको मिल सकता है 500 मिलीमीटर समवर्षा रेखा भी दिया हुआ आ सकता है। तो ये बिल्कुल सटीक है, मिलीमीटर में 500 मिलीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो एक शून्य उसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। और मिलीमीटर को यदि सेंटीमीटर में बदलेंगे तो एक शून्य उसमें घटा देंगे। याद रखना, मिलीमीटर और सेंटीमीटर। अब आगे है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। यह रही 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। यह है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो क्या कर रही है? ये संपूर्ण क्या है? थार का मरुस्थल है। इस थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटने का कार्य कर रही है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। पूर्व का भाग अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश, पश्चिम का भाग है शुष्क रेतीला प्रदेश
कहलाता है। अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश है, इसमें वर्षा है 20 से 40 सेंटीमीटर। शुष्क रेतीला प्रदेश है, इसमें बरसात है 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। शुष्क रेतीला व अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश, जिसे पश्चिमी मरुस्थल या मारवाड़ का मरुस्थल भी कहा जाता है। तो हमारी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा समझ में आया होगा। ये थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांट रही है, अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश व शुष्क रेतीला प्रदेश। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। वर्षा कितनी होती है? तो अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश है, इसमें वर्षा 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर के मध्य होती है। शुष्क रेतीला प्रदेश में वर्षा कितनी होती है? तो 0 से लेकर के 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक बरसात यहाँ पर होती है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांट रही है। पश्चिम का भाग है पश्चिमी मरुस्थल कहलाता है। पूर्व का भाग मारवाड़ का मरुस्थल कहलाता है। संपूर्ण प्रदेश तो मारवाड़ कहलाता है, लेकिन मारवाड़ का मरुस्थल है, इसका पूर्वी भाग अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश कहलाता है। बात करेंगे 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की। तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 समान भागों में बांटती है। इसके पूर्व का भाग पूर्वी राजस्थान, पश्चिम का भाग पश्चिमी राजस्थान कहलाता है। अरावली के पैरेलल या समानांतर गुजरने वाली समवर्षा रेखा है। ये पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। देखिए, ये क्या है? थार का मरुस्थल या पश्चिमी रेतीला मैदान। पश्चिमी रेतीला मैदान की यह है पूर्वी सीमा, यह है पश्चिमी सीमा। तो पश्चिमी जो रेतीला मैदान है, इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन कर रही है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, उसका पूर्व का जो भाग है पूर्वी राजस्थान है, पश्चिम का भाग पश्चिमी राजस्थान है। यहाँ से ये अरावली पर्वतमाला, ये देखिए, ये अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र आ गया। तो ये अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजरती है। अरावली पर्वतमाला के ऊपर से ये गुजरती है। समझ में आया होगा अच्छी तरह से कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, राजस्थान को बराबर समान 2 भागों में बांटने का कार्य कर रही है। जो ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, इसके पूर्व का भाग पूर्वी राजस्थान, ये पूर्वी राजस्थान हो गया। पश्चिम का भाग पश्चिमी राजस्थान कहलाता है। अरावली पर्वतमाला, तो ये अरावली पर्वतमाला है, इसके समानांतर गुजरती है, इसके ऊपर से गुजरती है। थार का मरुस्थल कह दीजिए, या जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, उसकी पूर्वी जो सीमा है उसका निर्धारण करती है। काफ़ी महत्वपूर्ण थार का मरुस्थल है, उसकी पूर्वी सीमा, ये होगी इसकी पूर्वी सीमा, इसका निर्धारण करती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। पूछा यदि मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में एक शून्य और लगा दीजिए। 50 के एक शून्य लगाएंगे तो 500 मिलीमीटर समवर्षा रेखा हो गई। बढ़ते हैं आगे। 60 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पूर्वी मैदान की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, अरावली की पूर्वी सीमा बनाती है। पूर्वी मैदान की पश्चिमी सीमा, देखिए ये इधर का क्षेत्र पूर्वी मैदान।
तो पूर्वी मैदान की ये पश्चिमी सीमा हो गई, पूर्वी सीमा ये पश्चिमी सीमा। तो पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है 60 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो अरावली के पैरेलल खींची गई है या गुजरती है। अरावली की पूर्वी सीमा बनाती है 60 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अरावली की ये अरावली, तो अरावली की पूर्वी सीमा हो गई ये, पश्चिमी सीमा हो गई ये। यहाँ से निकलती है 60 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो 60 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये अरावली की पूर्वी सीमा बनाती है। और पूर्वी मैदान है इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। ये इसकी पश्चिमी सीमा हो गई पूर्वी मैदान की, ये इसकी पूर्वी सीमा हो गई पूर्वी मैदान की। पूर्वी मैदान की पश्चिमी सीमा बनाती है, अरावली की पूर्वी सीमा बनाती है 60 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। अगला है 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, थार के मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है और अरावली के पश्चिमी भाग से गुजरती है। काफ़ी महत्वपूर्ण 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, थार का मरुस्थल है, उसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, जो है थार का मरुस्थल है, उसकी पूर्वी सीमा है, उसका निर्धारण करती है। और अरावली पर्वतमाला है, उसके समानांतर गुजरती है 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब पढ़ेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश 41.50% भाग पर फैला हुआ है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कौन सा है? वह क्षेत्र जहाँ पर रेत नहीं पाई जाती है, अवसादी शैलें पाई जाती हैं, उसे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा जाता है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश मुख्य रूप से पोखरण जैसलमेर, बालोतरा बाड़मेर, फलौदी जोधपुर के मध्य बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पाया जाता है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश होता है उसे हममादा कहा जाता है। पथरीला या चट्टानी मरुस्थल जिसे हममादा नाम दिया गया है। तो हममादा कहाँ पाया जाता है? पोखरण, फलौदी तथा बालोतरा के मध्य पाया जाता है। देखिए, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र किसे कहेंगे? कि जिन क्षेत्रों में बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, रेत नहीं पाई जाती है, जहाँ अवसादी शैलें पाई जाती है, उन्हें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। लगभग 41.50% मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसमें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पाया जाता है। इसका मुख्य विस्तार देखने को मिलता है पोखरण जैसलमेर, फलौदी जोधपुर, बालोतरा बाड़मेर, इनके मध्य त्रिभुज के आकार में ये क्षेत्र फैला हुआ है। अब देखिए, इस बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश को हममादा भी कहा जाता है। जो पथरीला या चट्टानी मरुस्थल होता है उसका हममादा कहा जाता है। पथरीला व चट्टानी मरुस्थल को हममादा कहा जाता है। हममादा का विस्तार है पोखरण, फलौदी, बालोतरा के मध्य त्रिभुज के समान आकृति में फैला हुआ क्षेत्र है। पोखरण से बालोतरा के मध्य अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसे मगरा पहाड़ियाँ कहा जाता है। मगरा पहाड़ियाँ किसे कहते हैं? बालोतरा व पोखरण के मध्य है अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसे मगरा पहाड़ियाँ कहा जाता है। एक और मगरा मिलता है, उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी भाग है, उसे मगरा क्षेत्र कहा जाता है। इसे मगरा पहाड़ियाँ कहते हैं। बालोतरा से पोखरण के मध्य जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं उन्हें मगरा पहाड़ियाँ कहेंगे। मगरा क्षेत्र उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी भाग है।
उसे मगरा क्षेत्र कहा जाता है। अब जो ये हमवादा क्षेत्र है, इस हमवादा क्षेत्र में सेज की स्थापना की गई है। सेज की स्थापना जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के मध्य जो हमवादा क्षेत्र है, इसमें सेज की स्थापना की गई है। हमवादा हमवादा जो चट्टानी पथरीला मरुस्थल है, इसे हमवादा कहते हैं। हमवादा के चारों ओर ये जो हमवादा है, ये चट्टानी मरुस्थल है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। इसके चारों ओर जो रेत विस्तृत है, रेत रेत का विस्तार पाया जाता है रेत का चारों ओर। इसे अर्ग या इर्ग कहा जाता है। इस इर्ग या अर्ग को ही रेतीला मरुस्थल, संपूर्ण मरुस्थल या महान मरुस्थल कहा जाता है। हमवादा जो चट्टानी मरुस्थल है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। इसके चारों ओर रेत का विस्तार देखने को मिलता है। इस रेतीले प्रदेश को क्या कहेंगे? इर्ग या अर्ग कहा जाता है। इस अर्ग या इर्ग को ही रेतीला मरुस्थल कहते हैं, संपूर्ण मरुस्थल कहते हैं, महान मरुस्थल कहा जाता है। इस इर्ग के चारों ओर जो रेत है, उसे रेग कहा जाता है। इर्ग के चारों ओर भी जो रेत फैली हुई है, उसे रेग कहते हैं। जैसलमेर का आकलूड फॉसिल पार्क बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में स्थित है, जो परतदार चट्टानों में लकड़ी के अवशेषों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसका निर्माण 18 करोड़ वर्ष पूर्व जुरासिक काल में हुआ। बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आकलूड फॉसिल पार्क कहाँ है? जैसलमेर में है। कहाँ स्थित है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हमवादा में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ? कई बार पूछा जा चुका है। 18 करोड़ वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ आकलूड फॉसिल पार्क का। हमवादा या चट्टानी मरुस्थल है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, इसे हमवादा कहा जाता है। इस हमवादा के चारों ओर जो बालू की मिट्टी का प्रसार देखने को मिलता है, उसे अर्ग या इर्ग कहा जाता है। इस अर्ग या इर्ग को ही रेतीला मरुस्थल कहते हैं, संपूर्ण मरुस्थल कहते हैं, महान मरुस्थल कहते हैं। इस इर्ग के चारों ओर जो रेत फैली हुई है, उसे रेग कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, मरुस्थल के प्रकार जो पढ़ेंगे कल विस्तार से। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कल मिलते हैं आगे के अंक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।